नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुरता सारे न्यूज़ क्लिक का दर्शक को मैं स्वागत कर रहा हूं। आज मेरा साथ बहरमपुर बंगाल का सांसद और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता श्री अधीर रंजन चौधरी। अधीर जी, धन्यवाद, आपने न्यूज़ क्लिक का दर्शक को आपका समय दिया। हम आज आपका साथ जो वार्तालाप हम 3 विषय के ऊपर करेंगे। हमारा पहला विषय है कि ये जो कृषक का आंदोलन चल रहा है, राष्ट्रीय राजधानी के बाहर लाखों किसानों आज बारिश में, सर्दी के मौसम में, आंदोलन अभी 5 हफ्ता से ज़्यादा हो गया, मगर हमें लग रहा है ये समस्या का समाधान कब होगा हमें मालूम नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है ये 3 जो कानून लाए हैं इसको रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका क्या लग रहा है, ये समस्या का समाधान होने का कोई संभावना देख रहे हैं, या वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में हमारे किसान भाइयों बहनों को दिल्ली आना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये सर्दी का जो कहर चल रहे हैं, अभी घर में हम लोग चैन से नहीं बैठ सकते। उसके साथ बारिश, भीगे हुए किसान और ये शीत की लहर, आज हम सबको महसूस हो रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि किस हालात में ये किसान आंदोलनकारियों ने अपने जीवन अभी गुजारते हैं। और से छोटे से बूढ़ा, हर उम्र के लोग, साथ में महिलाएं, इस तरीके की आंदोलन की नज़ारा आज़ाद हिंदुस्तान में कब कहां कैसे हुआ मुझे पता नहीं। जहां जनसंख्या की हर हिस्से, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर वर्ण, हर समुदाय के लोग, हर मजहब के लोग सब शामिल हो चुके हैं। और एक ही नारा है कि जो किसान बिल लाया गया, ये किसान बिल को वापस ही ले सरकार। देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि जो भी कही है सरकार, इनका तर्क में बहुत सारे सवाल पैदा करते हैं। अगर सरकार की ये तर्क है, सरकार की ये रवैया है कि हम हिंदुस्तान के किसानों को और ज़्यादा आज़ादी देने के लिए, उनकी और ज़्यादा कमाई के लिए और तरक्की के लिए हम एक क्रांतिकारी बिल लाए हैं, जिसे हिंदुस्तान के किसानों की एक नया आयाम मिलेगा और सारे हिंदुस्तान के किसान के अंदर खुशी की लहर पैदा होगी। मैं सदन में भी ये मुद्दा उठाए थे कि आप जिस किसानों की खुशी के लिए ये विधेयक पारित कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, सही मायनों में क्या हिंदुस्तान की किसान खुशी है? अगर खुशी है तो इतने सारे किसान क्यों खुले आसमान तले, भीगे हुए, शीत ये लहर की और ये सर्दी का कोहराम झेलते हुए क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं? अगर आप किसानों की खुशी की बात करते हैं, लेकिन किसान कहां खुश हुए हैं, किसान कहां खुशी मना रहे हैं, इसका तो नजारा कम से कम हमें देखने को मिलना चाहिए था। अधीर जी, सरकार कह रहे हैं कि ये सिर्फ पंजाब के किसान हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये पंजाब के किसान हैं। हाँ, और भी राज्य से आए हैं लोग, मगर ये जो किसान हैं ये बाकी हमारा भारतवर्ष का किसान से इनका आर्थिक स्थिति बेहतर है, इसलिए वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मगर भारतवर्ष के अलग अलग जगह में जो हमारे किसान भाइयों बंधुओं, हमारे किसान बहनों, इनके साथ समर्थन नहीं कर रहे। वो सरकार का बात मानने के लिए तैयार है कि ये बिचौली से मुक्त हो जाएगा, एक नया
ज़माना आएगा, नया दौर आएगा कि आप आर्थिक उदारीकरण की बात किया जो मनमोहन सिंह का सरकार किया था, 91 साल से शुरू हुआ। आज हमारे किसान बंधु जो हमारे देश के जो आधा के आसपास आबादी के लोग आज कृषि क्षेत्र के ऊपर उनका जीविका निर्भर करते हैं, उनको आज़ादी मिलेगा। मगर ये बात सरकार हमारा किसान भाइयों को, बहनों को, उन लोग क्यों समझ नहीं रहा है ये बात? तो यही तो हम भी सवाल करते हैं कि अगर आप किसानों के हित के लिए किसान के हित के लिए इतने सारे सोच कर रहे हैं, इतने सारे प्रबंध, इतने सारे आयोजन आप कर रहे हैं और इतने सारे तरीका निकाल रहे हैं, तो किसान क्यों खुश नहीं हो रहे हैं? ये तो आपकी बात की ही आपकी विरोध जताते हैं किसान। आप जो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो ये तर्क दिया जा रहे हैं, ये तर्क का कोई आधार नहीं है। आधार नहीं है इसलिए कि हिंदुस्तान की दूरदराज जो गांव है, शहर है, वहाँ की किसानों की इस तरीके की मंडी और एपीएमसी का, एमएसपी का सुविधा ये सरकार मुहैया नहीं करा पाए, क्योंकि हरी क्रांति तो सारे हिंदुस्तान में एक जगह नहीं हुई, एक साथ भी नहीं हुई। हरी क्रांति की शुरुआत हुई थी पंजाब से, हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जी जी, और कुछ कुछ मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान कुछ इलाके से, और 2-3 फसलों में। हाँ, एक मिनट। तो आज ये एमएसपी और ये मंडी की जो बात अभी हो रहे हैं, ये आज की बात नहीं। 60 की दशकों से जब हमारे हिंदुस्तान हर व्यक्ति को हम 2 वक्त की रोटी देने में समर्थ नहीं होते थे, जब हमारे खाद्य भंडार में इतने सारे खाद्यान्न हम मौजूद नहीं कर सकते थे, जब हिंदुस्तान की आम लोगों को खिलाने के लिए, बचाने के लिए, उनको जिंदगी गुजारने के लिए हमें अमेरिका से PL 480 के दौरान हमें गेहूं या चावल हमें आयात करना पड़ते थे, यूरोप से हमें सारे चीज मंगा के, चावल कहिए या गेहूं कहिए, हिंदुस्तान की आम लोगों को 2 वक्त की रोटी देने के इंतजाम हमें करना पड़ते थे। उसी समय हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उसके आगे लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और उसके बाद इंदिरा गांधी की जमाने में मेक्सिको से वहां के नोबेल लॉरिएट बर्लोग, जिन्होंने हाई यील्डिंग सीड की उन्होंने आविष्कार किया था, उसी की चलते वहां से ये लाके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ये सबसे पहले हिंदुस्तान में हरी क्रांति किए थे। और ये हरी क्रांति की शुरुआत हुई थी पंजाब से, हरियाणा से, क्योंकि हरी क्रांति के लिए जो सिंचाई की व्यवस्था, जो उर्वरक और तरह तरह की जो चीजों की जरूरत होते थे, वो सारे मुहैया किया गया था पंजाब में, हरियाणा से। ये शुरुआत वहां से हुई थी, इसलिए वहां के किसान को इस विषय पे ज्यादा समझदारी है। अधीर जी, आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा कहना और कुछ है। ये जो आज हमारे जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI का गोदाम में हमारे जितना चावल और गेहूं का जरूरत है, उसका 3 गुना से भी ज्यादा है। ये फैक्ट है, ये वास्तव है। साथ साथ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं, उसके खिलाफ किस तरह से कोशिश किया सरकार। इनको पहले बताया खालिस्तानी, फिर बोला आपने चरम वामपंथी है, और आपको मालूम है कि हरियाणा सरकार एक समय पानी का कैनन, कमान चलाया मध्य रात में, और फिर टीयर गैस, आंसू गैस फेंका इनके।
सड़क को तोड़ दिया इन्होंने। आज मेरा लग रहा है सरकार थोड़ा नरम हो गए। वहाँ का जो पुलिस जो सिपाही है वो आज खाना खा रहे हैं हमारे किसान के साथ। आज हमारे मंत्री जी भी विज्ञान भवन में उनके साथ हमारे किसान बंधु के साथ खाना खा रहे हैं। तो एक तरह से सरकार का क्या लग रहा है, थोड़ा नरम हो गया। ये जो हमारे हिंदुस्तान की सरकार है अभी, ये सरकार की ये एक छल कहिए, कपट कहिए, ये सरकार के अपना स्ट्रैटेजी होते हैं कि जो भी ये सरकार के खिलाफ कोई बात उठाने की कोशिश करेंगे, तुरंत उन्हें और उनके पीछे एक धब्बा लगाया जाएगा। जो भी कोई भी हो, हिंदुस्तान की कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कोई बात रखने का कोशिश करेंगे, जो बात सरकार को नापसंद होगी, सरकार तुरंत उस व्यक्ति के खिलाफ कोई ना कोई फिजूल एक शिकायत दर्ज करेगा। देशद्रोही बन जाते, देशद्रोही बनेगा, खालिस्तानी बनेगा, पाकिस्तानी बनेगा, टेररिस्ट बनेगी, आल कायदा बनेगी, अभी तो अरबन नक्सल बनेगी, बहुत सारे इनके है जेब में, एक ना एक शिकायत की झोली इनके भर, इनकी जेब में शिकायत की तरह तरह की सारे चीजें हैं, और झोली से एक के बाद एक शिकायत निकाल के किसी ना किसी के पीछे लगा देते हैं। इसके साथ कोई इनका तर्क नहीं होते, इसका कोई ये बाजी भाई है नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं होते, और इनका सोशल मीडिया है, गोदी मीडिया है, और तुरंत इनको बात लेकर बस फैलाते रहेंगे। लोगों को बीच में बदनाम करने के लिए, हाँ को नाक करने के लिए, सफेद को काला बताने के लिए, सच को झूठ साबित करने के लिए ये माहिर है ये सरकार। और ये माहिर है इसलिए कि ये सरकार इसी ढंग से चलते हैं। नहीं तो हमारे बुजुर्ग किसान, एक किसान आंदोलनकारी हुआ मौजूद है जिनका उम्र 102 साल हो गए हैं, वो क्या खालिस्तानी है, वो क्या पाकिस्तानी है, वो क्या देशद्रोही है? अगर देश को बचाए ये किसानों ने, आज मोदी जी से लेकर हम सब आज इतना बड़े हुए हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों ने हमारे लिए खाद्य की इंतजाम किया था, इसलिए जमीन से खाद्य उगाकर हमारा पेट भराया था ये किसानों ने। सारे हिंदुस्तान को जो पेट भराया था, आज उन्हीं को खिलाफ हम शिकायत लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, ये पाकिस्तानी है, ये देशद्रोही है। इससे शर्मिंदगी की क्या हो सकते हैं? ये मोदी जी आप इतना बड़ा हुए हैं, ये किसानों की दिया हुआ खाना खाकर, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। अधीर जी, हमारे जो विरोधी दल है, आपका पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपका सरकार राजस्थान में है, पंजाब में है। जिस समय जो एनडीए का गठबंधन का बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल था, शिरोमणि अकाली दल, वो भी अभी चले गए हैं। हरियाणा में इनका सरकार है मगर कमज़ोर है हरियाणा का सरकार। दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी का सरकार, वो भी किसान लोग को मदद करने के तैयार है। तो मतलब ये आज सारे किसान आंदोलन इतने इसका शक्ति मिला क्योंकि सरकार, ये राज्य सरकार इनको मदद कर रहे हैं। ये तो केंद्र सरकार को मालूम है, फिर भी वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? 2 कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? देखिए, बोलिए एक समझौता आना चाहिए। देखिए, बात यह है कि ये सरकार की अपने जिद्दीबाजी है। आप कहते थे ना कि अभी सूर थोड़ा नरम हो चुके हैं। किसान की इस तरीके की आंदोलन के बारे में ये सरकार को कोई भनक नहीं लगे थे। नहीं तो ये सरकार अगर सतर्क रहते थे तो जब पंजाब में किसान आंदोलन करते थे, उस समय ये सरकार की ये दायित्व बनी थी कि उसी किसानों से आमने सामने बात करने का। लेकिन ये सरकार अपने बलबूते पे इतने ये सरकार घमंड अपने जाहिर करते हैं कि ये कभी ये नहीं सोचा कि ये किसानों के साथ बात करने की कभी जरूरत हो। बात तो कर रहे हैं ये नहीं, उस समय शुरुआती तौर पे मैंने अब आपकी बात नहीं जब अध्यादेश लाया है जून महीना में। नहीं, मैं आज की बात नहीं करते हैं। जब सदन में ये पहले तो अध्यादेश लाए, उसके बाद सदन बुला के बिल पारित किए थे, तो उसी समय से पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे थे।
लेकिन उस समय यह सरकार इन लोग को पूछा तक भी नहीं, क्योंकि यह सरकार की यह सोच थी कि यह क्या करेगा, 2% की किसान वो क्या करेगा। हमारी इतना बड़ा सरकार, इतना बड़ा एनडीए मेजोरिटी, हम सारे हिंदुस्तान में 22 से ऊपर राज्य हमारे हाथ में है, किसान क्या करेगा 2% की किसान। लेकिन धीरे धीरे किसान की ये जज्बा, किसान की ये जुनून, किसान की ये हिम्मत अभी इन लोगों को महसूस होने लगे कि ये किसानों को साथ तू माई करके हमें ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया में इस विषय को लेकर चर्चा हो रहे हैं। कभी सुना है कि अमेरिका के सांसदों ने, ब्रिटिश की सांसदों ने, कनाडा की प्राइम मिनिस्टर वो भी इनकी पक्ष रख रहे हैं। इसका मतलब यह मुद्दा अभी हिंदुस्तान के अंदर नहीं, यह मुद्दा हिंदुस्तान से बाहर चले गए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चले गए। तो इसीलिए यह सरकार को अभी यह लगा किसी हालत में इन लोगों को मनाना चाहिए। तो क्यों ना मनाने के लिए 2-4 रोटी खा लिया जाए, क्यों ना किसानों के साथ दोस्ती बनाने के लिए चाय का हिस्सेदारी बनाया जाए। लेकिन ये पहले नहीं सोचा। अधीर जी, नरेंद्र मोदी जी, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी, नोटबंदी जब हुई थी उसके ऊपर कभी इन्होंने नहीं कहा माफी तो भूल जाइए, वो कुछ गलती किया वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जीएसटी जिस तरीका से हड़बड़ी में लागू किया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं, सीएए, एनआरसी, शाहीन बाग का आंदोलन हुई थी। अब लॉकडाउन जब हुई थी 24 मार्च में, लोगों को 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटा का नोटिस भी नहीं मिला। ये सरकार माफ़ी तो भूल ही जाइए, अपना गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आज भी सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम ये अध्यादेश कानून हम रद्द करेंगे, हम वापस ले जाएंगे। हमें तो लगना है ये सरकार तैयार नहीं है। मतलब अगर आप ईगो और इज्जत के ऊपर ये चलेगा तो ये आंदोलन कितने इस तरीके की एक सरकार की रवैया नहीं हो सकते, क्योंकि ये सरकार चुनाव से जीत कर ही आए हैं, ये कोई बाहर से कोई नहीं है। लेकिन ये सरकार की जो तय तरीका है, ये तय तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। ये मनमानी सरकार चला रहे हैं, अपने संख्या बल के ऊपर ये चलते हैं, किसी को नहीं मानते, नहीं पूछते। ये एक तानाशाही की सरकार अभी चल रहे हैं, जो जिसके सामने आम लोगों की जो आंदोलन, इसका कोई मायने नहीं रखते। अगर मायने रखते तो एक बार आके क्यों नहीं बात करते। आप जाके कच्छ की किसानों से बात करते हैं, आप मध्य प्रदेश की किसानों से बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन ये आपकी जहां आप रहते हैं, आपकी घर से 22 किलोमीटर की तो दूरी है, वहां उन लोगों से आपको बात करने की कभी आपको इच्छा नहीं हुई। ये क्या एक प्रधानमंत्री की ये क्या कर्तव्य होते हैं कि हिंदुस्तान के किसान, आज हमारा जो भंडार है, खाद्य की जो भंडार, ये भंडार को कौन पूर्ण करते हैं सालाना? इन्हीं लोगों अपने पसीना निकाल के हमारे खाद्यों की भंडार को वो भराते हैं, और उन्हीं लोग आपकी जहां घर है वहां से 22 किलोमीटर दूर में वो लोग इसी हालत में जिंदगी गुजर रहे हैं। आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि एक बार उन लोगों से बात करें? अधीर जी, आज हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये मान लिया कि हमारा सिख बंधुओं ने हमारा अन्नदाता है, हमारा लद्दाख में हमारा सीमा का सुरक्षा इन लोग कर रहे हैं, या वो मान लिया। और ऐसा नहीं है कि आज सरकार इन लोग नहीं मान रहे। हमारे जो सिख बंधुओं हैं, जो हमारे देश को आगे बढ़ाया, और जैसे आपने कहा हमारा अन्नदाता है, फिर भी हम तो नहीं देख रहे कि कहीं कानून रद्द करने के लिए सरकार तैयार है, या एमएसपी को हम लिखित रूप में कानूनी बना देंगे और सिर्फ 3-4 फसल नहीं, सिर्फ चावल, गेहूं और शुगर केन और ये कॉटन, सोयाबीन, 25 फसलें हैं, 23 और फल आगे। हम तो नहीं देख रहे सरकार मानने के लिए। देखिए, सरकार की अपना तर्क हो सकता, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन का तर्क सरकार सोचे और किसानों के साथ बात करे, और बात करने के समय जिद ना पकड़े। किसानों से बात करने से, अगर प्रधानमंत्री किसानों से बात करते, अगर हम ये 2-3 कानून वापस ले लेते तो आसमान तो टूट नहीं पड़ते ना। अच्छा, 1 मिनट, आसमान नहीं टूट पड़ते, क्योंकि हिंदुस्तान में
कभी भी ऐसा हुआ, पहले भी ऐसा हुआ कि सरकार कोई कानून पारित किया फिर वापस लेने पड़ी? ऐसा कोई नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में कोई कानून अभी पारित कर दिया और इनको वापस लेने की कोई और तरीका नहीं होगा और कोई इनका गुंजाइश नहीं है, ऐसा नहीं। हिंदुस्तान में ऐसा कानून पहले भी पारित हो चुका जिनको बाद में वापस भी लिया गया। तो यह कानून पारित हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि इसको कभी हम वापस नहीं ले सकते। अच्छा, आराम से सरकार ले सकते, इससे सरकार के ऊपर आसमान नहीं गिरेगा, आसमान नहीं टूटेगा सरकार के ऊपर। लेकिन यह सरकार अपना जिद्दीबाजी रवैया अपना रहे हैं। अच्छा, अधीर ये जी, सरकार इन लोगों के साथ एक घमंड की, ये हम नरेंद्र मोदी जी की एनडीए है, तुमसे कोई हम कम है क्या? चारों किसान क्या करोगे हमसे? इस तरीके की इनका अगर सोच है, रवैया है, तो ये सरकार को इस तरह के आंदोलन को सही ढंग से सुलझना बड़ा मुश्किल होगी। अधीर जी, एक चीज हम देख रहे हैं इस आंदोलन में, और एक तरह से ये यूनिक है, अभिनव, इसका एक अभिनवत्ता हम देख रहे हैं कि इस बार हमारे जो आंदोलन कर रहे हैं भारतवर्ष के दो सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे बड़ा जो पूंजीपति है और सबसे बड़े जो उद्योगपति है, उनका खिलाफ भी है। आप जानते हैं पंजाब में किस तरह से 1,500 रिलायंस जियो का टावर का बिजली उन्होंने बंद कर दिया। अंबानी अडानी का नाम बार बार आ रहे। क्या समझते हैं इसमें, क्या नया आप एक रूप देख रहे हैं आंदोलन का, कि दो व्यक्ति का नाम, जो भारतवर्ष के सबसे बड़ा, सबसे अमीर व्यक्ति हो सकता है? देखिए, हम तो बार बार ये कहते हैं कि ये जो कानून लाया गया, किसानों की यही मांग है कि ये हमारा हक छीन के किसी दूसरे अमीरों को हक दिलाने की ये कानून है, और इसके खिलाफ अपना आक्रोश जताते हुए टावर को गिराते हैं, टावर को तोड़ते हैं। मैं जरूर ये कहूंगा किसान नेताओं को, ये टावर को तोड़फोड़ करना सही नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी जो जोगाजोग की जो व्यवस्था है इसका हानि होगी। जरूर ये अमीरों की पक्ष में जाएगी अगर ये कानून को इस ढंग से पारित किया जाएगा तो ये अमीरों के खिलाफ हमें जरूर लड़ना पड़ेगा, कानून के खिलाफ हमें जरूर लड़ना पड़ेगा। और आज हिंदुस्तान में ये सरकार सत्ता पे आने का बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा मुनाफा हुई तो ये 2-3 फैमिली है, 2-3 कंपनियां है, जिसका नाम है अंबानी, अदानी। तो इसीलिए किसान जरूर ये कह रहे हैं कि मुनाफा अगर होगी तो इन्हीं लोगों का होगा, क्योंकि ये सरकार अगर किसी पूंजीपतियों को मुनाफा का इंतजाम कर दिए थे इनकी जमाने में, तो ये अंबानी है और ये अदानी लोग है। इसीलिए ये जो हमारे किसान बंधुओं को, किसान आंदोलनकारियों को जो आक्रोश है, जो क्रोध प्रकाश कर रहे हैं, जो क्रोध अब जता रहे हैं, इसे क्रोध इनके खिलाफ जा रहे हैं। आप क्या मानने के लिए तैयार है कि ये 6.5 साल का जो मोदी जी का सरकार चल रहा है, ये पहला बार हम देख रहे हैं कि एक निर्णायक जगह में हम पहुंच गए हैं। एक तरह से जिस तरह से सरकार का एक तरह से विरोध कर रहे हैं, ये हमारे जो आंदोलन कर रहा है, और एक तरह से जो चुनौती है ये पहला बार हम देख रहे हैं 6.5 साल में। एक तरह से सरकार को हिलाने का कोशिश में है। ये जो CAA, NRC, शाहीन बाग का आंदोलन में भी नहीं देखा। तो क्या लग रहा है, सरकार हिल जाएगा, थोड़ा बहुत समझौता में लाएंगे, कंप्रोमाइज करेंगे? सरकार को कंप्रोमाइज करने का मूड में सरकार आ रहे हैं, लेकिन उसका चाल है इसमें, और ये चाल है कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। किसी की सूर की नरमी है, किसी की सूर की गर्मी है। वो अपना सोशल मीडिया के जरिए, अपना गोदी मीडिया के जरिए इन्हीं लोगों के खिलाफ एक स्लैंडरिंग कैंपेन कर रहे हैं, जिसको दुष्प्रचार कर रहे हैं। ये किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ एक दुष्प्रचार की एक रवैया अपना रहे हैं। अच्छा, एक तरफ राजनाथ सिंह जैसे मीठी बात, नरमी सुरों से बात करने के लिए तैनात किया गया है। दूसरी तरफ अरे मोदी जी किसी हालत में अपना सर नहीं झुकाएंगे, ये दबाव से मोदी जी कोई काम नहीं करेंगे, ये भी अपना जा रहा है। मतलब ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, कभी नरमी कभी गर्मी, कभी गर्मी कभी नरमी।
अच्छा, चलते चलते नरमी और गर्मी करते 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 वो 2 कानून को कहा कि मैं वापस ही ले रहा हूं। जैसे कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि वो एनवायरनमेंट की 2 कानून वो वापस ले लिए हैं। फिर 4 तारीख को दोबारा बैठने की मतलब इंतजाम कर रहे हैं ये सरकार। मतलब सरकार धीरे 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 कोशिश कर रहे हैं कि किसी हालत में एक समझौते की रास्ता पे जाए तो बेहतर होगी। सरकार फंसे हुए हैं। अब सरकार को यह लग रहे हैं कि पहली बार पिछले 6.5 साल पे मैं किसान आंदोलनकारी को सलाम ठुकते हुए जरूर कहूंगा कि आप ही लोग हिंदुस्तान के किसानों ने आपने अपना ताकत दिखाई। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, इनको सलाम दे रहे। इसमें राजनीतिक दल, हमारा विरोधी दल का खुद तो भूमिका नहीं है। आपका जैसे कांग्रेस पार्टी इतना कमजोर हो गया, आज मोदी जी का सरकार, भारतीय जनता पार्टी का सरकार, इनका इतना शक्ति है क्योंकि हमारे विरोधी दल और इसमें कांग्रेस पार्टी इतना कमजोर हो गए। देखिए, तो आप लोग एक साथ मिलके भी विरोध नहीं कर पा रहे। अब सही फरमाया। आपका जो ये सोच ठीक है, कोई किसी का भी ये सोच हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं। सदन के अंदर, सदन की बाहर, आप बताइए कि कौन सा पार्टी अपना तेवर, अपना रुख अपनाते हुए, विरोध जताते हुए कौन सा पार्टी आंदोलन किए थे? कांग्रेस पार्टी। सदन के अंदर देखो, सदन की बाहर देखो। राहुल गांधी जी हमारे नेता ट्रैक्टर रैली किए थे पंजाब में, हरियाणा में ट्रैक्टर रैली किए थे। 2 करोड़ सिग्नेचर इकट्ठा करके राष्ट्रपति जी का हम ज्ञापन भी दे चुके हैं, उसमें मैं भी शामिल हुए थे। तो हमारी एक पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे कोई नेता जंतर मंतर में अभी वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी की तरफ से, 1 मिनट, हमारी पार्टी की तरफ से जितना अब तक हमसे हुआ है वो सबके सामने है। लेकिन अगर आप ये कहें कि और जोर शोर से होना चाहिए था, मैं बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार है। जरूर हमें और जोर शोर से करना चाहिए और ये हम करेंगे। सदन जब खुलेंगे, इसी नजर आप सदन के अंदर भी अब देख सकोगे और बाहर भी हम बैठे नहीं हैं। हम सारे हिंदुस्तान में, अब सुन लीजिए, सारे हिंदुस्तान में हर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि किसान कानून जो सरकार लाए थे उनका विरोध में हम प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, महीने भर हम लोग किए, आज भी हम कर रहे हैं। अच्छा, ये सब आज भी हम कर रहे हैं। बड़े दावे की साथ कह सकता हूं आपको, राहुल गांधी जी की नेतृत्व में सबसे पहले सारे हिंदुस्तान में यह आंदोलन छेड़ा गया। किसान के साथ साथ जब तक पार्टी की सवाल है, कोई कोई सियासी पार्टी की जब सवाल आते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में सदन के अंदर, सदन की बाहर, ट्रैक्टर, आपका गांव में, ब्लॉक में, हर जगह में हमारा पार्टी की तरफ से आंदोलन हम कर चुके हैं। अधीर जी, आपने 2 बार राहुल गांधी जी का नाम उल्लेख किया। राहुल गांधी जी विदेश में हैं। लोग कह रहे आप विदेश में क्यों गए हैं? कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है, मगर आज वो जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ क्यों नहीं? आपने किया पंजाब में, मान लिया। तो राहुल गांधी जी, लोग अभी भी मालूम नहीं, ठीक है वो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनने चाहते, बार बार कह रहे, मगर कौन प्रेसिडेंट बनेगा? आपका अंदर में एक विवाद चल रहे, विरोध चल रहे, चुनाव कैसे होगा, कौन बनेगा प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी? इस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो छवि है, आपका हाउस के अंदर विवाद चल रहे, आपका पार्टी के अंदर विवाद चल रहे, कौन प्रेसिडेंट आप बनेगा? जो कह रहे हैं कि हमारा पार्टी, आप खुद देखोगे बात बड़े जल्दी ये सुलझा जाएगा, हमारा पार्टी के प्रेसिडेंट चयन हो जाएगी, आप खुद देखते रहिए। इतना बड़ा पार्टी है सारे हिंदुस्तान में हमारे पार्टी, ये पार्टी की कोई मतलब एक प्रेसिडेंट की जब चुनाव होते हैं तो उसमें बड़ा समय लगता है और वो उस नतीजे पहुंचने के लिए हमें कुछ वक्त की जरूरत होते हैं। वो वक्त हम ले लिए हैं, बड़े जल्दी ये समाप्त हो जाएगी, अब खुद देख सकोगे। दूसरी बात, राहुल गांधी जी वो तो एक इंसान ही है। अगर एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति अगर कोई काम में हिंदुस्तान से कई दिनों के लिए अगर बाहर जाते हैं तो क्या महाभारत अशुद्ध हो जाते हैं? इस तरीके की बहाना बनाना, और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वो खुद दिल्ली में रहते हुए 22 किलोमीटर दूर में जब किसान बैठे हुए हैं
उनके कभी कभी खबर नहीं लेते हैं, उनके साथ कभी संपर्क नहीं करते, सिर्फ दूरी है 22 किलोमीटर की, तो आपको कुछ नहीं लगता है। और राहुल गांधी जी सब कुछ करने के बाद हमको तो है, राहुल गांधी जी चले गए, पार्टी तो है, पार्टी को साथ में लेकर तो राहुल गांधी जी विदेश में नहीं चले गए। एक मिनट, राहुल गांधी जी अकेले गए हैं। अधीर जी, आज आपने बोला कांग्रेस बहुत बड़ा पार्टी थे, आज कांग्रेस कमजोर हो गए थे। भारतवर्ष का इतिहास में, स्वाधीन भारतवर्ष में इतना कमजोर कभी नहीं हुआ। आपका लोकसभा में कितने सांसद है? 52 सांसद है। अगर 2-4 और होते हैं तो आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन जाते हैं लोकसभा में। यही एक स्थिति है कांग्रेस का। मोदी जी बार बार कह रहे कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो सफल हो गया उनका जो काम था। और जितने दिन लोग कहते हैं कि मोदी जी के लिए मोदी बनाम राहुल गांधी होगा, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, हमारे देश के पूरा राजनीति व्यक्ति केंद्रित हो गया और मोदी जी सफल हो रहे हैं बार बार। तो एक तरह से मोदी जी का शक्ति, मोदी जी का ताकत और राहुल जी का जो लोग सोचते हैं ये कमजोर। देखिए आप, मैं एक छोटी बात में, मैं छोटी बात में एक विरोध करता हूं। आप लोग मोदी जी मोदी जी मोदी जी करते हैं, लेकिन मोदी जी की ये जो पार्टी, अगर इनकी जन्म कुंडली देखा जाए तो ये 1925 से इसका शुरुआत हुई। मोदी जी की जो पुरखों 1925 में हिंदुस्तान में उन्हें अपने सियासी पत्ता खोली। 1925 से लेकर 2014 इस समय उनको गुजारा पड़ा हिंदुस्तान में अपने सत्ता पे आने के लिए। और आज 2020, मतलब लगभग 85 से 90 साल उन्हें लगा इस जगह पहुंचने के लिए। यह इतिहास गवाह है। हम प्रचार ऐसा चल रहे हैं कि सर मोदी जी की तिलस्मी के चलते सब कुछ हो गया है। बात ऐसा नहीं। मोदी जी, जैसे कि गोविंदाचार्य जी ने कहा था ना कि वाजपेयी जी मुखौटा है, तो मोदी जी भी एक सांप्रदायिक राजनीति की मुखौटा है। मोदी जी मोदी जी मोदी जी ये हवाबाजी करता है गोदी मीडिया। मोदी जी अकेला कुछ नहीं कर सकते अगर उनके साथ आरएसएस ना रहे, उनके साथ उनके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ना रहे, जिनकी शुरुआत हुई थी 1925 से। तो इसलिए मैं शुरुआती में ये जरूर कहना चाहते हैं कि अभी ढोल इस तरह की बजाए जा रहे हैं कि सारे कुछ मोदी जी कर दिया है। जरूर हम कमजोर हुए हैं। आपने एक मिनट, जरूर हम कमजोर हुए हैं। एक समय आते हैं, सियासत ऐसा ही चलते हैं, राजनीति में ऐसा चलते हैं, अप एंड डाउन चलते हैं, टाइड एंड एप चलते हैं। ये पॉलिटिक्स का एक अपना धर्म होते हैं। जैसे कि समंदर में कभी उछाल आता है, कभी पीछे चले जाते हैं, तो पॉलिटिक्स में भी ऐसा है। हाई टाइड लो एप पॉलिटिक्स में भी चलते हैं। आज नहीं तो क्या हुआ, हम अगले दिन आ जाएंगे। लेकिन आप जैसा नहीं, आप जैसा कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। कांग्रेस एक मिनट, कांग्रेस एक विचारधारा है। विचारधारा से हिंदुस्तान को मुक्त नहीं किया जा सकता। कांग्रेस 2-4 व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक इतिहास है, कांग्रेस एक सभ्यता है, कांग्रेस एक तहजीब है। सब कुछ से हिंदुस्तान को मुक्त नहीं किया जा सकता। अगर कांग्रेस से हिंदुस्तान मुक्त कराओगे तो गंगा जमुना की तहजीब को भी मुक्त कराना पड़ेगा। अधीर जी, मेरा एक सवाल है कि हमने देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीता, छत्तीसगढ़ में जीता, मध्य प्रदेश में जीता, फिर वहां से आप जानते हैं क्या कहानी हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के पास, वो सरकार गिर गया, फिर शिवराज सिंह चौहान वापस आ गए। राज्य में हम जब विधानसभा चुनाव होते हैं एक नतीजा देखते हैं, मगर जब लोकसभा चुनाव होते हैं वही मोदी जी वापस आ जाते हैं। बिहार में भी वही हमने देखा। लोग कह रहे थे कि हाँ हम मोदी जी को समर्थन करते हैं, मगर राज्य में हम राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव जो भी है, हम उनको समर्थन करते हैं। तो ये क्या नया देख रहे कि लोग दो तरह से वोट दे रहे, विधानसभा चुनाव में एक तरीका से और लोकसभा चुनाव में ठीक है, प्रेसिडेंशियल टाइप का हो गए हैं। देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू थे,
जब इंदिरा गांधी थे, पर्सनालिटी तो कैरी करते हैं। हिंदुस्तान में नहीं, सारे दुनिया में पर्सनालिटी तो वोट तो कैरी करते हैं। ये प्रेसिडेंशियल टाइप तो हो रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में चुनाव। ये तो मैं नहीं, इसको मैं स्वीकार नहीं करते, ऐसा तो नहीं। हम जरूर मानते हैं कि ऐसा हालात होते हैं कि कभी कभी लगता है हमारा इलेक्शन प्रेसिडेंशियल टाइप का हो जाते हैं। देखिए, लेकिन साथ साथ ये भी बात है, लोकसभा चुनाव में जहां मोदी जी की और एनडीए पार्टी की इस तरह के धड़ल्ले से जीत हुई, उसके बाद तुरंत जब विधानसभा चुनाव हुई, हर जगह एनडीए जीते भी, तभी भी जीत भी हुई, तब भी हर स्टेट में उनकी वोट का जो परसेंटेज है वो गिरते गए। अब देखो, एक चीज बार बार भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, कांग्रेस आज एक परिवार नियंत्रण करे, गांधी नेहरू परिवार। ये परिवारवाद बार बार मोदी जी, अमित शाह जी बोलते हैं। और मैं मान लिया कि हाँ, अमित शाह जी का बेटा भी बीसीसीआई में बहुत अच्छा किया। हर राजनीतिक दल में कोई एक परिवार होते हैं। हमारे देश में क्यों, विदेश में, अलग अलग देशों में है, फिर भी ये जो मोदी जी बार बार बोलते हैं कांग्रेस एक गांधी नेहरू परिवार में के कब्जे में है, ये बार बार बोलने से लोग एक तरह से बहुत, और बुद्धिजीवियों भी बोल रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी जी हट नहीं जाएंगे, जब सोनिया गांधी जी कहेंगे कि हम राजनीति से दूर रहेंगे, कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, गांधी नेहरू परिवार एक इंस्टीट्यूशन है, आप माने या ना माने। हमारे कांग्रेस पार्टी की अगर इतिहास आप देखें तो जरूर ये देखने को आपको मिलेगा कि गांधी परिवार की अलावा गांधी परिवार की बाहर से भी बहुत सारे प्रेसिडेंट हमारे पार्टी में चयन हुई थी। इतिहास देखिए कांग्रेस पार्टी की, तो बात ऐसा नहीं। अब पीवी नरसिम्हा प्रेसिडेंट था, कौन थे? नेहरू थे उनके, गांधी थे उन्होंने? नहीं थे। सीताराम केसरी कौन थे? गांधी थे, नेहरू थे? नहीं थे। लेकिन आम लोगों को भड़काने के लिए यही तो, नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, और छोड़िए ना, वो तो अलग, और आगे जाए तो बहुत सारे मिलेगा। सारे कांग्रेस पार्टी की इतिहास अगर देखिएगा आप तो बहुत सारे मिलेगा ऐसा। निजालिंगप्पा से लेकर चलिए, बहुत सारे मिलेगा। कामराज कौन थे? बहुत सारे मिलेगा, वो बात नहीं। ये भड़काने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, सच को झूठ साबित करने के लिए, और लोगों को मन में कांग्रेस पार्टी की जो खूबियां है वो खूबियां को नष्ट करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की हैसियत को तोड़ने के लिए ये सारे गुमराह की सियासत हो रहे हैं, सारे दुष्प्रचार की सियासत हो रहे हैं। और ये दुष्प्रचार की सियासत में ये लोग माहिर है। अधीर जी, मैं आपको रोक रहा हूं और आपके साथ एक और विषय के ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूं। उसके बाद हमारा जो साक्षात्कार है, इसका जो पहला जो हिस्सा है, यही खत्म करना चाहते हैं। और फिर दूसरा बात, हम पश्चिम बंगाल और बंगाल का राजनीति के बारे में 2-4 सवाल उठाओ। इस जगह में हम हमारा अधीर रंजन चौधरी जी से साक्षात्कार यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ये पहला हिस्सा है। हम फिर उनके पास वापस आ रहे हैं और हम बंगाल का राजनीति के बारे में उनसे सवाल उठाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक, आपके पास हम वापस आएंगे।